वन स्कल फ्रैगमेंट मतलब एक खोपड़ी का टुकड़ा, और इंडिया की ह्यूमन हिस्ट्री 5.5 लाख साल पीछे चली जाती है। एग्जैक्टली नर्मदा ह्यूमन की कहानी ऐसी है। या ये सोचिए कि आज से 4500 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ऐसी सिटीज बना रहे थे जहां सड़कें 90 डिग्री पर कटती थी। और हर एक ईंट का साइज स्टैंडर्डाइज था। इनक्रेडिबल है ना। एकदम। एंशिएंट इंडिया सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं है, बल्कि इनोवेशन, सोसाइटी और फिलॉसफी की एक बहुत डीप स्टोरी है। और आज की इस खास चर्चा में हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया के कुछ मुश्किल सवालों को क्रैक करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस नॉलेज पैक्ड सफर पे निकले, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप ऐसा कोई भी सेशन मिस ना करें। और कमेंट करके बताओ एंशिएंट हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक सबसे कूल लगता है। एब्सोल्युटली। तो आज का लर्निंग मैप क्या है? आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ हाई यील्ड क्वेश्चंस को एक-एक करके अनपैक करने वाले हैं। इट्स गोना बी अ वेरी डिटेल्ड सेशन। साउंड्स एक्साइटिंग। हम शुरुआत करेंगे साउथ इंडिया के कुछ ट्रिकी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स से। ओके। फिर हम टाइम ट्रैवल करके पैलियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स की टेक्नोलॉजी को समझेंगे। उसके बाद वील एक्सप्लोर महाजनपदास की पॉलिटिकल सिस्टम्स, खासकर दुनिया की अर्लीस्ट रिपब्लिक्स में से एक वज्जी। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन तो होगी। ऑफ कोर्स उनके फैक्ट्री साइट्स, अर्बन प्लानिंग और कल्चर के बारे में कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। ग्रेट। और अंत में हम अर्ली आर्यंस के समाज और सम्राट अशोक के कलिंगा वॉर के बाद हुए ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की सच्चाई देखेंगे। वाओ, काफी पैक्ड सेशन है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस इंटेलेक्चुअल एडवेंचर। ओके, तो पहला क्वेश्चन अनपैक करते हैं। ये है सीरीज 2023 पार्ट 2 से। राइट। क्वेश्चन 224। Which one of the following pairs of terms and their meanings is not correctly matched? ऑप्शंस हैं ए नगरकानी, लैंड ओन्ड बाय द नगरम, बी नटार, मेल सर्पेंट डीटी, सी यूपा, सैक्रिफिशियल पोस्ट, डी विरागाल, हीरो स्टोन इन द तमिलनाडु एरिया। ब्रॉड माइक्रो थीम है। एंशिएंट साउथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल टर्मिनोलॉजी। ओके। तो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ सिंपल है। यूपीएससी को एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, स्पेशली साउथ इंडिया मतलब चोलास के टाइम के, हाँ, ये मैंने नोटिस किया है। उनको कल्चरल या रिलीजियस टर्म्स के साथ मिक्स करके पूछना बहुत पसंद है। मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। चलो इससे आसान बनाने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। प्लीज। जैसे आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी जमीन होती है ना। राइट। वैसे ही एंशिएंट साउथ इंडिया में नगरम ट्रेडर्स और आर्टिसंस की कम्युनिटी होती थी, और नागरकनी उनकी अपनी जमीन थी। सिंपल। बहुत बढ़िया एनालॉजी। और जैसे आज हम शहीदों के लिए मेमोरियल बनाते हैं, विरागल या हीरो स्टोन उन वॉरियर्स के लिए बनाए जाते थे जो बैटल में शहीद होते थे। परफेक्ट। चलो अब आते हैं डीप ऑप्शन एनालिसिस पर। लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेम चेक। की फ्रेज है नॉट करेक्टली मैच्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गलत वाला पैर ढूंढ रहे हैं। करेक्ट। अब करते हैं स्टेटमेंट सर्जरी। ऑप्शन ए नागराकनी लैंड ओन्ड बाय द नगरम। ये तो हमने अभी डिस्कस किया, तो ये करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। जैसे तुमने बताया, नगरम एक कमर्शियल सेटलमेंट था, नागराकनी उस सेटलमेंट की जमीन। They even had the power to lease out property and levy taxes. वाह, काफी ऑर्गेनाइज था। ओह यस, यहाँ पर एक पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड पॉइंट है, याद रखना। ओके। नगारम के अलावा दो और मेजर सेटलमेंट्स थे चोला एडमिनिस्ट्रेशन में। एक था उर, हाँ उर, एग्रीकल्चरिस्ट यानी फार्मर्स का सेटलमेंट, और दूसरा था सभा या महासभा। सभा असेंबली जैसा साउंड कर रहा है। राइट। ये ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स की असेंबली होती थी। इन्हें ब्रह्मदेया विलेजेस कहते थे। तो उर, सभा और नगारम ये चोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बैकबोन थे। गॉट इट। और सभा नगरम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑप्शन बी देखते हैं। नतार मले सर्पेंडेटी। ये थोड़ा फिशी लग रहा है। नतार और नाग साउंड सिमिलर, बट इज दैट द कनेक्शन? और आपने ट्रैप को पहचान लिया है। दिस इज द इनकरेक्ट पेयर, और इसीलिए ये हमारा आंसर है। अच्छा। नतार का सर्पेंट या नाग देवता से कोई लेना देना नहीं है। तो नतार क्या था? चोला एडमिनिस्ट्रेशन में नाडू एक डिस्ट्रिक्ट जैसी यूनिट होती थी। राइट, नाडू। और नट्यार उस नाडू का प्रोमिनेंट लैंड ओनिंग मैन की असेंबली या काउंसिल होती थी। सो नट्यार रिफर्स टू पीपल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, नॉट अ डेटी। क्लियर हो गया। एक और पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट इस पर। हाँ बिल्कुल। द नट्यार वॉज अ वेरी पावरफुल बॉडी। बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी उनके पास। लैंड मैनेजमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन, इवन डिलीवरिंग जस्टिस। काफी पावरफुल। और टर्म खुद नाडू से ही आया है। सिंपल कनेक्शन है ना? बिल्कुल। तो एलिमिनेशन लॉजिक भी यही कहता है कि अगर नाडू एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, तो नट्यार भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, रिलीजन से नहीं। एग्जैक्टली। लेट्स क्विकली चेक अदर ऑप्शंस जस्ट टू बी श्योर। ऑप्शन सी यूपा, सैक्रिफिशियल पोस्ट। ये वैदिक टर्म लग रहा है। करेक्ट, ये बिल्कुल सही मैच है। यूपा एक वुडन सैक्रिफिशियल पिलर होता था जिसे वैदिक रिचुअल्स यानी यज्ञास में यूज करते थे, जिस पर एनिमल्स को टाई करते थे फॉर सैक्रिफाइस। हाँ इस पर पेरिफेरल नॉलेज। वैदिक रिचुअल्स में यूपा के अलावा वेदी यानी सैक्रिफिशियल ऑल्टर और अग्नि यानी सेक्रेट फायर भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे। ठीक है। और इनकी स्पेसिफिक शेप्स और साइजेस टेक्स्ट्स जैसे शुल्ब सूत्रास में मेंशन्ड है, जो बेसिकली ज्योमेट्री के मैनुअल्स हैं। फैसिनेटिंग। और लास्ट ऑप्शन डी,
विरागल हीरो स्टोन इन द तमिलनाडु एरिया, ये भी करेक्ट है, हमने डिस्कस किया था। विरागल इज अनदर नेम फॉर अ हीरो स्टोन। वॉरियर्स के सम्मान में। हाँ, जो युद्ध में या कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए मारे जाते थे। ये साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु में बहुत कॉमन था। इसका भी कोई इंटरेस्टिंग पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट है? जरूर। ये हीरो स्टोन्स एक फैंटास्टिक आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। इन पर अक्सर इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग्स होती थी। बैटल सीन्स की। हाँ, बैटल सीन्स या वॉरियर की इमेज, जिससे हमें उस दौर की सोशल वैल्यूज, मार्शल ट्रेडिशंस, यहाँ तक कि वेपन्स के बारे में भी पता चलता है। ब्रिलियंट। तो अब सबसे ट्रिकी वाले के लिए मेमोरी हैक। ओके, बस ये लाइन याद रखो, नत्तर इज नॉट अ नाग देवता। सिंपल। नाइस, नत्तर द नीता ऑफ द नाडू डिस्ट्रिक्ट असेंबली। परफेक्ट। तो मिनी रिकैप ये है, ऑप्शन बी इज द ट्रैप, क्योंकि नत्तर इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट अ सर्पेंट डीटी। बाकी सब परफेक्टली मैच्ड हैं। ग्रेट स्टार्ट। चलो एक सेकंड सोचो। रिकॉल द 3 टाइप्स ऑफ चोला सेटलमेंट्स। उर, सभा एंड नगरम। गुड, लेट्स मूव ऑन। Alright, next up, let's dive into the Stone Age. ये है question 225 from Sirius 2023-2. Let's see. Consider the following statements with reference to Paleolithic tools. 1. Izampur was a well-known center of stone tool manufacture located in Gulbarga district of Karnataka and was situated along a small seasonal stream known as Kamtahalla. 2. A Paleolithic blade is a flake tool, the length of which is more than twice its width. Which of the statements given above is are correct? Okay, broad micro theme है Paleolithic sites and tool technology. ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 चीजें टेस्ट कर रहा है। एक, आपकी स्पेसिफिक फैक्चुअल नॉलेज एक की आर्कियोलॉजिकल साइट इजामपुर के बारे में, और दूसरा आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली एक ब्लेड की आर्कियोलॉजिकल डेफिनेशन। चलो इसके लिए भी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। Great. इमेजिन अ मॉडर्न फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल एक कार फैक्ट्री। वो एक स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग हब है, राइट? हाँ। इसामपुर इन अ वे वाज अ स्टोन एज फैक्ट्री फॉर टूल्स। हाँ। और जैसे आज हमारे पास स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, नाइफ, एक्स, स्क्रू ड्राइवर, वैसे ही पेलियोलिथिक ह्यूमंस के पास स्पेशलाइज्ड टूल्स थे, जैसे ब्लेड्स। और उनका एक पर्टिकुलर डिजाइन होता था। हाँ, जिनकी लेंथ उनकी विड्थ से डबल से भी ज्यादा थी। परफेक्ट एनालॉजी। अब करते हैं डीप ऑप्शन एनालिसिस। लेट्स डू अ स्टेटमेंट सर्जरी, स्टार्टिंग विद स्टेटमेंट 1 अबाउट इसामपुर। ये स्टेटमेंट फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। इसामपुर कर्नाटका के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। इट्स फेमस एज अ फैक्ट्री साइट। यस, फॉर स्टोन टूल्स। और हमारा सोर्स मटेरियल भी कंफर्म करता है कि इसकी लोकेशन कमताहौला स्ट्रीम के पास थी, एंड दिस मेक्स परफेक्ट सेंस दोस्त। क्योंकि अर्ली ह्यूमंस हमेशा पानी के सोर्स के पास रहते थे। एग्जैक्टली। फॉर सर्वाइवल। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इस पर कोई पेरिफेरल नॉलेज, कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स? डेफिनेटली। ये आपको पता होना चाहिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश में अपने रॉक आर्ट के लिए वर्ल्ड फेमस है। राइट, भीमबेटका केव्स। फिर है अतिरंपाकम इन तमिलनाडु। यहाँ से इंडिया के कुछ अर्लीस्ट स्टोन टूल्स के एविडेंस मिले हैं, जिसने ह्यूमन प्रेजेंस की डेट्स को और पीछे कर दिया है। वाओ। और डिडवाना इन राजस्थान, थार डेजर्ट रीजन की एक और की साइट है। ओके, गॉट इट। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर, द डेफिनेशन ऑफ अ ब्लेड। राइट। स्टेटमेंट 2, अ पेलियोलिथिक ब्लेड इज अ फ्लेक टूल, the length of which is more than twice its width. ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द स्टैंडर्ड आर्कियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ ब्लेड। ये एक स्पेशल एडवांस्ड टाइप का फ्लेक टूल है, जहां लेंथ विड्थ से डबल से ज्यादा होती है। इससे क्या फायदा होता था? ये प्रिसाइज, लॉन्ग और नैरो डिजाइन इसे एक बहुत एफिशिएंट कटिंग टूल बनाता है, एक प्रिमिटिव नाइफ की तरह। इस पर पेरिफेरल नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉन्सेप्ट्स। टूल टेक्नोलॉजी स्टोन एज में इवॉल्व हुई। कैसे? देखो, लोअर पेलियोलिथिक में टूल्स बड़े और क्लंकी थे, जैसे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स। ठीक है। मिडिल पेलियोलिथिक में फोकस छोटे फ्लिक टूल्स पर शिफ्ट हो गया, जैसे स्क्रेपर्स, जो थोड़े रिफाइंड थे। और अपर पेलियोलिथिक? अपर पेलियोलिथिक में टेक्नोलॉजी पीक पर थी, हाईली रिफाइंड और स्पेशलाइज्ड टूल्स जैसे ब्लेड्स एंड ब्यूरेंस। ब्लेड्स का आना अपर पेलियोलिथिक पीरियड का एक की कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कूल। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसका मतलब आंसर सी, बोथ 1 and 2 है। हाँ, एलिमिनेशन लॉजिक भी यहाँ सिंपल है। अगर आपको ब्लेड की डेफिनेशन स्टेटमेंट 2 पता है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। और अगर आप जानते हैं ईसापुर एक फेमस साइट है, तो बी एलिमिनेट हो जाता है। फिर सी और डी में से चूज करना आसान हो जाता है। प्रिसाइसली। चलो इसे एक मेमोरी हैक से लॉक करते हैं। ओके। फॉर द टूल, रिमेंबर, ब्लेड इज लंबा, लेंथ 2x विथ, एक मॉडर्न शेविंग ब्लेड की तरह सोचो, लॉन्ग और थिन। ठीक है। और साइट के लिए? और साइट के लिए ईसापुर इन कर्नाटका वाज अ पुराना ओल्ड हब फॉर स्टोन टूल टेक्नोलॉजी। परफेक्ट। तो मिनी रिकैप ये है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली करेक्ट। ईसापुर एक स्टोन एज टूल फैक्ट्री था और ब्लेड की टेक्निकल डेफिनेशन एकदम स्पॉट ऑन है। चलो अब प्री हिस्ट्री से निकलकर एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में चलते हैं, अराउंड 6th century BC। यस, लेट्स टॉक अबाउट द महाजनपदा। ये है क्वेश्चन 226 फ्रॉम सीडीएस 2022। ओके। From among the following Mahajanapadas, identify the Gana Sangha, oligarchy. A. Magadha, B. Vajji, C. Avanti, D. Kosala. Broad micro theme is political systems of Mahajanapadas। ठीक है। ओके। द की कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि 6th century BC के आसपास
इंडिया में 16 मेजर किंगडम्स थे जिनको महाजनापदास कहते हैं। राइट, द 16 महाजनपदास। मोस्ट ऑफ देम वर मोनार्कीज, जहां एक राजा होता था। लेकिन कुछ, और ये क्वेश्चन का की पार्ट है, ज्ञानाज या संघाज थे। गणसंघा मतलब? एक रिपब्लिकन या ओलिगार्किक सिस्टम, जहां पावर एक सिंगल किंग के हाथ में नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लैंस या फैमिलीज के पास होती थी। एक मॉडर्न डे एग्जाम्पल से समझे? हाँ बिल्कुल। एक मॉडर्न डे एग्जाम्पल से समझें, एक मोनार्की को एक कंपनी की तरह सोचो जिसका एक सिंगल ऑल पावरफुल सीईओ है। ठीक है। सारे डिसीजंस एक ही इंसान लेता है। दूसरी तरफ एक गणसंघा एक ऐसी कंपनी जैसी है जिसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अच्छा, जहां डिसीजंस कलेक्टिवली लिए जाते हैं। एग्जैक्टली। पावर शेयर्ड होती है। कूल ना? एक्सीलेंट कंपैरिजन। अब आते हैं डीप ऑप्शन एनालिसिस पर। क्वेश्चन स्टेम चेक। हाँ कीवर्ड है गणसंघा, ओलिगार्की। हमें रिपब्लिक ढूंढना है, मोनार्की नहीं। करेक्ट। लेट्स डू द स्टेटमेंट सर्जरी ऑन द ऑप्शंस। ए मगधा। मगधा तो सबसे पावरफुल मोनार्की थी। बिंबिसारा और अजातशत्रु जैसे किंग्स थे वहां। एग्जैक्टली। सो मगधा इज इनकरेक्ट। ये रिपब्लिक का एकदम ऑपोजिट था। इस पर एक पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड पॉइंट। हाँ। मगधा प्रेजेंट डे बिहार में था। उसकी सक्सेस उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, फर्टाइल लैंड और आयरन ओर माइंस पर कंट्रोल की वजह से थी, जिससे उन्हें सुपीरियर वेपन्स मिले। राइट, तो मगधा इज आउट। यस। व्हाट अबाउट बी? वज्जी। एंड दैट्स आवर आंसर। वज्जी एक फेमस गणसंघ था। अच्छा, ये एक्चुअली कई क्लैंस का एक कन्फेडरेशन था, जिसमें वैशाली के लिच्चावीज सबसे प्रोमिनेंट थे। तो पावर शेयर थी। हाँ। और उनके पास डिसीजन मेकिंग के लिए एक असेंबली थी। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट्स इसे एक वेल गवर्न्ड रिपब्लिक मानते हैं। इसके अलावा कोई और गणसंघ? फॉर पेरिफेरल नॉलेज। हाँ, एक और फेमस गणसंघ था मल्ला। ये भी ईस्टर्न यूपी बिहार में था। बुद्धा का महापरिनिर्वाणा कुशीनारा में हुआ था, जो मल्लास की कैपिटल थी। तो वज्जी और मल्ला दो मेन एग्जांपल्स याद रखने हैं। यस। अब जल्दी से बाकी दो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सी अवंती और डी कोसाला। ये दोनों भी मोनार्कीज थे आई थिंक। बिल्कुल, दोनों इनकरेक्ट है। अवंती, जिसका कैपिटल उज्जैन था इन मॉडर्न मध्य प्रदेश, एक पावरफुल मोनार्की थी। किंग प्रद्योता उसका फेमस रूलर था। और कोसाला प्रसंजीत जैसे राजा रूल करते थे, जो बुद्धा के कंटेम्पररी थे। गॉट इट। इस पे थोड़ा और पेरिफेरल नॉलेज। गंधारा को मत भूलना, इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान पाकिस्तान, जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के लिए फेमस है। और काशी यानी प्रेजेंट डे वाराणसी एक प्रॉस्परस ट्रेड सेंटर था। राइट, तो इसके लिए एक अच्छा सा मेमोरी हैक। लेट्स सी। सिंपल है। वज्जी में सबकी जी चलती थी। अच्छा। मतलब डिसीजन सबकी जी से लिए जाते थे, सिर्फ एक किंग के ऑर्डर से नहीं, एक जॉइंट डिसीजन सिस्टम था। बहुत बढ़िया। द मिनी रिकैप इज मगधा, अवंती एंड कौसाला वर माइटी मोनार्कीज, बट वज्जी वाज द फेमस रिपब्लिक और गणसंघा। Simple and clear. Now take a moment and recall the two main republics we discussed. वज्जी एंड मल्ला। चलो आगे बढ़ते हैं। Let's continue our journey and head into the Bronze Age, to the amazing Harappan civilization. Here is question 227 from CDS 2021. Okay. From which one of the following factory sites were limestone and chert blades mass-produced and sent to various Harappan settlements in Sindh? A. Sukkur and Rohri Hills. B. Khetri in Rajasthan. C. Chagai Hills. D. Hills of Baluchistan. ब्रॉड माइक्रो थीम, हड़प्पन सिविलाइजेशन, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी का। हाँ, वो लोग बड़े अर्बन सेंटर्स थे। राइट। मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों को रॉ मटेरियल्स की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए थी। टूल्स, सील्स, बीड्स, कंस्ट्रक्शन, सबके लिए। और ये क्वेश्चन चर्ट ब्लेड्स के सोर्स के बारे में है। एग्जैक्टली। चर्ट ब्लेड्स, जो कि एक बहुत शार्प स्टोन टूल था। इसके लिए एक रियल लाइफ एनालॉजी। जैसे आज हमें माइक्रोचिप्स चाहिए तो हम कहाँ देखते हैं? ताइवान या सिलिकॉन वैली? राइट। स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग हब्स। सिमिलरली हड़प्पन टाइम्स में सुक्कर एंड रोहरी हिल्स चर्ट ब्लेड्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल जोन थे, जहां से मास प्रोडक्शन होकर पूरे रीजन में सप्लाई होती थी। एकदम सही। चलो अब डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन ए, सुक्कर एंड रोहरी हिल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हिल्स मॉडर्न डे सिंध पाकिस्तान में है और ये हाई क्वालिटी लाइमस्टोन और चर्ट का मेजर सोर्स है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इसका? बिल्कुल। एविडेंस क्लियरली शोज कि ये एक मैसिव फैक्ट्री साइट था ब्लेड्स प्रोड्यूस करने के लिए, जो फिर दूसरे हड़प्पन सेटलमेंट्स में एक्सपोर्ट की जाती थी। चर्ट के बारे में कुछ पेरिफेरल नॉलेज? ये होता क्या है? गुड क्वेश्चन। चर्ट एक टाइप का माइक्रोक्रिस्टलीन क्वार्ट्ज है, बहुत हार्ड होता है और कॉन्जॉइडल फ्रैक्चर से टूटता है। मतलब आप उसे शेप देकर बहुत शार्प एजेस बना सकते हो। इसलिए ये ब्लेड्स और कटिंग टूल्स के लिए परफेक्ट मटेरियल था, मेटल के वाइड स्प्रेड यूज से पहले। गॉट इट। अब दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी, खेतरी इन राजस्थान। ये तो बहुत फेमस है। और ये क्लासिक डिस्ट्रैक्टर ऑप्शन है। अच्छा। खेतरी एक्सट्रीमली फेमस है, लेकिन कॉपर के लिए, चर्ट के लिए नहीं। हड़प्पन्स अपना ज्यादातर कॉपर खेतरी माइन से लाते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है, पर डिफरेंट मटेरियल के लिए। करेक्ट। इस पर पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड जरूर नोट करो। हड़प्पन साइट्स और खेतरी रीजन के इस ट्रेड कनेक्शन को गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कहते हैं। अच्छा, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट को इस रीजन में हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और यहाँ का कॉपर हड़प्पन सिटीज में मिला है। अंडरस्टूड। और बाकी के दो ऑप्शंस,
C. Chagai Hills and D. Hills of Baluchistan. इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए दोनों इनकरेक्ट हैं। चागाई हिल्स इन मॉडर्न पाकिस्तान अफगानिस्तान दूसरे मिनरल्स जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स के सोर्सेज थे। और बलूचिस्तान? बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा रीजन था जहां कई हड़प्पन साइट्स और रिसोर्सेज थे जैसे मेहरगढ़। लेकिन चर्ड ब्लेड्स का मास प्रोडक्शन फॉर सिंध सेटलमेंट्स वो स्पेसिफिकली सुक्कर एंड रोहरी हिल से ही लिंक्ड है। क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी की वजह से। एग्जैक्टली। इसके लिए एक मेमोरी हैक बनाते हैं। द चर्ट ब्लेड्स फ्रॉम रोहरी वर सो रॉबदार इम्प्रेसिव कि सबने कहा शुक्र है। क्रिएटिव। सो रोहरी प्लस सुकर इज इक्वल टू चर्ट ब्लेड्स और दूसरा खेतरी इज इक्वल टू कॉपर। के और सी साउंड सिमिलर। दैट्स अ गुड वन। तो मिनी रिकैप ये है, सिंपली पुट, खेतरी फॉर कॉपर, सुकर एंड रोहरी हिल्स फॉर चर्ट ब्लेड्स। दोनों इंपॉर्टेंट है बट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। लेट्स स्टिक विद द स्टोन एज फॉर वन मोर क्वेश्चन। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन 228 फ्रॉम CDS 2020 I. लेट्स हियर इट। Consider the following statements about Stone Age in India. 1. Different periods are identified on the basis of the type and technology of stone tools. 2. There are no regional variations in the type and technology of tools in different periods. 3. Stone Age cultures of different periods evolved uniformly in a neat unilinear fashion all over the subcontinent. Which of the statements given above are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम, नेचर ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन इन प्री हिस्ट्री। ठीक है। ये एक ब्यूटीफुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कोई स्पेसिफिक फैक्ट नहीं पूछ रहा, बल्कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टोन एज को कैसे क्लासिफाई करते हैं। और ये कि कल्चरल एवोल्यूशन एक सिंपल स्ट्रेट लाइन प्रोसेस है या नहीं? क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। हाँ, चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1, डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स। ये तो सही लग रहा है। ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टोन एज को पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में क्लासिफाई करने का फंडामेंटल बेसिस ही स्टोन टूल टेक्नोलॉजी में चेंज है। इस पर एक क्विक पेरिफेरल नॉलेज रिवीजन। जरूर। पेलियोलिथिक में सिंपल बड़े टूल्स थे जैसे हैंड एक्सेस। मेसोलिथिक की पहचान है माइक्रोलिथ्स यानी छोटे सोफिस्टिकेटेड टूल्स। और न्यूलिथिक पॉलिश्ड और ग्राउंड टूल्स के लिए जाना जाता है जो एग्रीकल्चर में यूज होते थे। तो स्टेटमेंट 1 प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का फाउंडेशन है। ओके, अब स्टेटमेंट 2, देयर आर नो रीजनल वेरिएशंस इन द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टूल्स। ये थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। You've hit the nail on the head. ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। नो रीजनल वेरिएशंस जैसे स्वीपिंग जनरलाइजेशंस यूपीएससी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हमेशा गलत होते हैं। इंडिया इतना डाइवर्स है। एग्जैक्टली। इतना बड़ा सबकॉन्टिनेंट है, डाइवर्स एनवायरमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स रीजनल वेरिएशंस थे। डेक्कन प्लेटो का रॉ मटेरियल नॉर्थ के रिवर वैलीज से अलग था, इसलिए टूल्स भी अलग थे। तो स्टेटमेंट 2 इज कंप्लीटली रॉन्ग। हाँ, और स्टेटमेंट 3 भी वही गलती कर रहा है। स्टोन एज कल्चर्स इवॉल्व्ड यूनिफॉर्मली इन अ नीट यूनिलिनियर फैशन। ये भी इनकरेक्ट ही होगा। बिल्कुल इनकरेक्ट। वही एरर है। इवोल्यूशन यूनिफॉर्म या यूनिलिनियर मतलब एक सीधी लाइन में नहीं था। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड प्रोसेस था। इंडिया के कुछ हिस्सों में लोग मीजोलिथिक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल जी रहे थे, जबकि दूसरे हिस्सों में न्यूलिथिक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। बहुत ओवरलैप था। इस कॉन्सेप्ट को कुछ कहते हैं फॉर पेरिफेरल नॉलेज। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को कल्चरल मोज़ेक कहते हैं। इंडिया के पास्ट को एक सीधी लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक मोज़ेक की तरह सोचो, जिसमें अलग अलग पीसेस, कल्चर्स अलग अलग रेट से डेवलप हो रहे थे और एक ही टाइम पर कोएग्जिस्ट कर रहे थे। वाओ, इससे एलिमिनेशन लॉजिक बहुत पावरफुल हो जाता है। कैसे? जैसे ही आप स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट पहचानते हो, ऑप्शंस बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। राइट। फिर सिर्फ ए और सी बचे। स्टेटमेंट 3 भी क्लियरली गलत है, तो सी भी गया। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ए। द पावर ऑफ एलिमिनेशन। इसके लिए एक मेमोरी हैक, बस इंडियन हिस्ट्री का डाइवर्सिटी रूल याद रखो। मतलब कुछ भी यूनिफॉर्म या विदाउट वेरिएशन नहीं होता इंडिया में। कल्चर से लेकर फूड से लेकर हिस्ट्री तक डाइवर्सिटी ही की है। इस सिंपल लॉजिक से ऑप्शंस 2 और 3 इंस्टेंटली एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑसम। तो मिनी रिकैप ये है, स्टोन एज क्लासिफिकेशन टूल्स पर बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन कल्चरल एवोल्यूशन डाइवर्स और नॉन लीनियर था, यूनिफॉर्म नहीं। स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 रॉन्ग है। चलो अब एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर और फॉरेनर्स इंडिया को कैसे दिखते थे उस पर करते हैं। ये है क्वेश्चन 229 फ्रॉम CDS 2019। एक 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन। ठीक है, इट सेज The Greek travelers were most impressed by the fertility of India's soil and the energy and ability of her cultivators. एंशिएंट इंडिया न्यू द यूज ऑफ मैन्योर। और ऑप्शंस इसके बारे में हैं कि क्या ये ट्रू हैं और क्या स्टेटमेंट आई गो करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ब्रॉड माइक्रो थीम है एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर एंड फॉरेन परसेप्शंस। ओके, स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट आई। ये ट्रू है। ग्रीक ट्रैवलर्स जैसे मेगास्थनीज, जिन्होंने फेमस बुक इंडिका लिखी, वो इंडिया की सॉइल की फर्टिलिटी से बहुत इंप्रेस थे। उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ नोट किया था। हाँ, उन्होंने नोट किया कि इंडिया में अक्सर साल में 2 हार्वेस्ट होते थे, जो उनके लिए रिमार्केबल था, और उन्होंने इंडियन फार्मर्स की स्किल की भी तारीफ की। मेगास्थनीज के बारे में कुछ पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। उनकी इंडिका मॉडर्न पीरियड के लिए एक प्राइमरी सोर्स है, भले ही पार्शली लॉस्ट हो। इट गिव्स इनवैल्यूएबल इनसाइट्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट आई इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2, एंशिएंट इंडिया न्यू द यूज ऑफ मैन्योर। ये भी ट्रू है।
मैन्योर का यूज सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए एक एंशिएंट प्रैक्टिस है और एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में इसका मेंशन है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू है। द रियल ट्रिक इज द कनेक्शन। एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट आई को करेक्टली एक्सप्लेन करता है? व्हाई वर द ग्रीक्स सो इम्प्रेस्ड? तो इसका जवाब है नो। मैन्योर का यूज जरूर फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन ये सोल या प्राइमरी रीजन नहीं था। तो प्राइमरी रीजन क्या था? इंडिया की सॉइल की इनक्रेडिबल फर्टिलिटी के पीछे कई पावरफुल नेचुरल फैक्टर्स थे। रिवर्स से आई रिच एलुवियल सॉइल, मॉनसून्स के साथ फेवरेबल क्लाइमेट और इरिगेशन का डेवलपमेंट। मैन्योर इस बड़ी पिक्चर का बस एक हिस्सा था। आई सी। इसलिए स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। करेक्ट। इसका मतलब सही ऑप्शन है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ग्रेट कंसेप्चुअल चेक। द मिनी रिकैप इज दोनों स्टेटमेंट्स फैक्ट्स हैं। ग्रीक्स इम्प्रेस्ड थे और इंडियंस मैन्योर यूज करते थे, लेकिन इंडिया की सॉइल की फर्टिलिटी मल्टी फैक्टोरियल थी, सिर्फ मैन्योर की वजह से नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप, हिस्ट्री के अंदर एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका मेंटल मैप टेस्ट करेगा। ये है क्वेश्चन 230 फ्रॉम CDS 2018 I. The Harappan site at Kot DG is close to which one of the following major sites of that civilization? A. Harappa, B. Mohenjo-daro, C. Lothal, D. Kalibanga. ब्रॉड माइक्रो थीम, ज्योग्राफी एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ हरप्पन साइट्स। ठीक है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। कोट डीजी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसमें अर्ली और मैच्योर हरप्पन दोनों फेजेस के लेवल्स मिले हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? हमारा सोर्स मटेरियल बताता है कि ये मॉडर्न डे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, इंडस रिवर के ईस्ट बैंक पर, और ये मोहेंजोदारो के बहुत क्लोज है। तो आंसर सीधा बी मोहेंजोदारो है। सिंपल, अगर मैप पता हो। हाँ, चलो बाकी साइट्स की लोकेशंस भी रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज एसेंशियल पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। ओके, हरप्पा। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है, रिवर रावी के किनारे। ये पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम हरप्पन सिविलाइजेशन है। करेक्ट। मोहेंजोदारो जैसा हमने कहा सिंध पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के किनारे, फेमस फॉर द ग्रेट बाथ। लोथल इन गुजरात, राइट? यस, लोथल गुजरात इंडिया में है, एक पोर्ट सिटी जिसमें एक मैसिव मैन मेड डॉकयार्ड था। और कालीबंगन? कालीबंगन राजस्थान इंडिया में है, एंशिएंट घग्गर हकरा रिवर के किनारे। ये अपने फायर ऑल्टर्स और अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड के एविडेंस के लिए जाना जाता है। मेजर साइट्स की स्टेट, प्रोविंस और रिवर का नाम याद रखना बहुत हाई यील्ड है। बिल्कुल। इसके लिए क्विक मेमोरी हैक, रिमेंबर दैट मोहेंजोदारो और कोट दीजी दोनों सिंध में हैं, दे आर नेबर्स। परफेक्ट। द मिनी रिकैप इज डायरेक्ट। कोट दीजी मोहेंजोदारो का क्लोज नेबर है सिंध में। चलो अब ज्योग्राफी से लिटरेचर और लैंग्वेज पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन 2018 फ्रॉम CDS 2018 I1. The story Gandhudundu Jataka was written in which language? A. Sanskrit, B. Telugu, C. Tamil and D. Pali. ब्रॉड माइक्रो थीम, एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले जातका टेल्स क्या है? बुद्धा के प्रीवियस लाइव्स की स्टोरीज। करेक्ट। जातकाज एक मैसिव कलेक्शन है उन स्टोरीज का जहां बुद्धा ह्यूमन और एनिमल दोनों फॉर्म में आते थे, एक मॉरल लेसन सिखाने। गंधदुंदु जातका ऐसी ही एक स्टोरी है। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? सोर्स मटेरियल बिल्कुल क्लियर है, पूरा जातका टेल्स का कलेक्शन पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। तो आंसर है डी, पाली। लेकिन पाली ही क्यों, संस्कृत क्यों नहीं? एक्सीलेंट क्वेश्चन। यही की कॉन्सेप्ट है। पाली एक एंशिएंट प्राकृत लैंग्वेज थी, मतलब आम लोगों की भाषा थी। ओके। इसे थेरावादा बुद्धिज्म की सेक्रेड लैंग्वेज माना जाता है। बुद्धा खुद एक लोकल डायलेक्ट शायद मगधी में पढ़ाते थे, और उनकी टीचिंग्स को बाद में पाली में कंपाइल किया गया। हाँ, त्रिपिटकास में। इस पर पेरिफेरल नॉलेज ये है कि संस्कृत दूसरी तरफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से ज्यादा एसोसिएटेड थी, एलीट और स्कॉलर्स की लैंग्वेज। यस। बाद में महायाना बुद्धिज्म ने संस्कृत को जरूर अडॉप्ट किया, लेकिन शुरू में पाली का चॉइस एक कॉन्शियस डिसीजन था। ताकि टीचिंग सब तक पहुंच सके। एग्जैक्टली। इसने अर्ली बुद्धिज्म के रैपिड स्प्रेड में बहुत हेल्प की। That's a powerful idea. Democratizing knowledge. The mini recap is जातक टेल्स बुद्धा के प्रीवियस लाइफ्स की स्टोरीज हैं और वो पाली में लिखी गई थी जो आम लोगों की भाषा थी। चलो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स पर कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा स्पेसिफिक है। क्वेश्चन 232 फ्रॉम CDS 2018 I. Okay. The dialogue on Varna between King Avantiputta and Kachana, a disciple of Buddha, appears in which one of the following Buddhist texts? A. Majjhima Nikaya, B. Samyutta Nikaya, C. Anguttara Nikaya, D. Ambattha Sutta. ब्रॉड माइक्रो थीम, स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ बोथ दिस कैनोनिकल टेक्स्ट। ठीक है। ये क्वेश्चन एक लेवल और डीप जाता है। सिर्फ टेक्स्ट का नाम नहीं, उसके अंदर का कंटेंट भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर? सोर्स मटेरियल बिल्कुल क्लियर है। वर्ना यानी कास्ट सिस्टम पर ये डायलॉग किंग अवंतिपुत्ता और बुद्धा के डिसाइपल कच्छाना के बीच माजीमा निकाय में। सो करेक्ट आंसर इज ए। इस डायलॉग में ऐसा क्या खास है, एग्जाम में क्यों पूछा गया? क्योंकि जैसा सोर्स का इंपॉर्टेंट टिप सेक्शन बताता है, ये डायलॉग इंडिया के सोशल थॉट की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क टेक्स्ट है। अच्छा। इस डायलॉग में कच्छाना डायरेक्टली ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम को चैलेंज करते हैं। क्या कहते हैं वो? वो आर्ग्यू करते हैं कि वर्ना नेचुरल या डिवाइनली क्रिएटेड नहीं है, बल्कि ह्यूमंस द्वारा बनाया गया एक सोशल कंस्ट्रक्ट है
वो कहते हैं कि एक इंसान की वर्थ उसके एक्शंस, कर्मा और मॉरल कंडक्ट से होती है, बर्थ से नहीं। वाओ, इस पर पेरिफेरल नॉलेज क्या होगा? यही कि ये डायलॉग बुद्धिज्म के रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होने का एक प्राइम एग्जाम्पल है, जिसने इक्वालिटी को प्रमोट किया। ये वर्ना सिस्टम का डायरेक्ट क्रिटिक है, एक प्राइमरी बुद्धिस्ट सोर्स से। काफी सिग्निफिकेंट है। बाकी टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, मध्यमा निकाया या मिडिल लेंथ डिस्कोर्सेज सूत्र पिटका के 5 निकायाज में से एक है। अंगुत्तरा निकाया? अंगुत्तरा निकाया बहुत फेमस है क्योंकि उसमें 16 महाजनपदास की लिस्ट है, जो हमने पहले डिस्कस किया। राइट। संयुक्ता निकाय है कनेक्टेड डिस्कोर्सेस, और अम्बट्ठस सुत्ता दिगा निकाय का पार्ट है, और उसमें भी कास्ट सिस्टम का क्रिटिक है। लेकिन ये स्पेसिफिक डायलॉग मध्यमा निकाय से है। तो मिनी रिकैप ये है, वर्ना सिस्टम को चैलेंज करने वाला फेमस डायलॉग मध्यमा निकाय में मिलता है, जो बुद्धिज्म के इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करता है। चलो अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट से वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद पर आते हैं। Okay, here's question 233 from CDS 2018I. In the 10th mandala of the Rig Veda, which one of the following hymns reflects upon the marriage ceremonies? A. Surya Sukta, B. Purusha Sukta, C. Dana Stutis, D. Urna Sutra. ब्रॉड माइक्रो थीम, कंटेंट ऑफ द ऋग्वेदा। ठीक है। ऋग्वेदा दुनिया का सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है जो अभी भी यूज में है। ये 10 बुक्स या मंडालाज में डिवाइडेड है। और क्वेश्चन मैरिज से रिलेटेड हिम के बारे में है। हाँ, और सोर्स कंफर्म करता है कि सूर्य सुक्ता 10th मंडला में वो फेमस हिम है जो मैरिज सेरेमनीज को डिस्क्राइब करता है। किसका मैरिज? इसमें सूर्य सन गॉड की बेटी का सोमा से विवाह डिस्क्राइब किया गया है। तो आंसर है ए। बाकी ऑप्शंस, पुरुषा सुक्ता तो बहुत फेमस है ना? एब्सोल्युटली, ये क्रूशियल पेरिफेरल नॉलेज है, हाई यील्ड। पुरुषा सुक्ता भी 10th मंडला में है। और इसमें क्या है? इसमें कॉस्मिक मैन पुरुषा का डिस्क्रिप्शन है, जिसके सैक्रिफाइस से यूनिवर्स, लाइफ और सबसे इंपॉर्टेंट 4 वर्णास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा उसके बॉडी पार्ट से क्रिएट होते हैं। ये पहली बार है जहां चारों वर्णन एक साथ मेंशन है। एग्जैक्टली। दाना स्तुतिज वो हिम्स हैं जो दाना या जेनरोसिटी की तारीफ में है, और उर्ना सूत्रा इस कॉन्टेक्स्ट में कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। इसके लिए एक मेमोरी हैक बनाते हैं। सूर्य इज द सन और वेडिंग्स ब्राइट सनी ओकेजन्स होते हैं। -1। तो सूर्य सूक्ता इज फॉर मैरिज, और पुरुषा मीन्स मैन, और पुरुषा सूक्ता कॉस्मिक क्रिएशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी वर्णास को डिस्क्राइब करता है। परफेक्ट। मिनी रिकैप ये है, ऋग्वेदा का सूर्य सूक्ता मैरिज हिम है, जबकि पुरुषा सूक्ता कॉस्मिक क्रिएशन और वर्णा सिस्टम के ओरिजिन से डील करता है। दोनों 10th मंडला में है। चलो अब उन लोगों की सोसाइटी पर चलते हैं जिन्होंने ऋग्वेदा कंपोज किया। ये है क्वेश्चन 234 फ्रॉम CDS 2017 III। एक और 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन। ओके। Statement I, the early Aryans, who were essentially pastoral, did not develop any political structure which could measure up to a state in either ancient or modern sense. Kingship was the same as tribal chiefship, the term Rajan being used for tribal chief who was primarily a military leader and who ruled over his people and not over any specifying area. Broad micro-theme, political structure of the early Vedic period. ठीक है। ये एक क्लासिक assertion reason style क्वेश्चन है। चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट I, इसमें कहा है कि अर्ली आर्यंस पैस्टोरल थे और उनके पास स्टेट जैसा कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। ये करेक्ट है। उनकी सोसाइटी किनशिप टाइज और ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको जना कहते थे, के आसपास घूमती थी। मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। हाँ, एक टेरिटोरियल स्टेट जैसी कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी, स्टैंडिंग आर्मी या फॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। ओके, स्टेटमेंट आई इज ट्रू। अब स्टेटमेंट आई ये कहता है कि किंगशिप बेसिकली ट्राइबल चीफ्टनशिप थी और राजन एक मिलिट्री लीडर था जो अपने लोगों पर रूल करता था, किसी टेरिटरी पर नहीं। ये सही है? ये भी करेक्ट है। अर्ली वैदिक पीरियड में राजन का मेन रोल था ट्राइब, जना और उसके कैटल गोमती को वॉर्स में प्रोटेक्ट करना। इन वॉर्स को गविष्टि कहते थे। गविष्टि मतलब सर्च फॉर काउज। यस, उसकी पावर उसकी मिलिट्री लीडरशिप से आती थी। वो लोगों पर रूल करता था, फिक्स्ड टेरिटरी पर नहीं। इस पे पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। ओके। इसीलिए उस टाइम की मेन असेंबली, सभा और समिति इतनी इंपॉर्टेंट थी। ये ट्राइबल असेंबलीज राजन की पावर को चेक करती थी। राजन एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं था। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। पास इट। अब आती है कनेक्शन की बात। क्या आई को एक्सप्लेन करता है? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो लगता है हाँ, उनके पास कॉम्प्लेक्स स्टेट इसलिए नहीं था स्टेटमेंट आई, क्योंकि उनका किंग बस एक ट्राइबल चीफ था स्टेटमेंट आई। द नेचर ऑफ देयर किंगशिप एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। You've got it. Statement II is the correct explanation for statement I. उनका पास्टरल सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल का मतलब था कि टेरिटरी फिक्स्ड नहीं थी, इसीलिए लीडर लोगों का चीफ था, जमीन का नहीं। और इससे एक सिंपल नॉन स्टेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना। Exactly. So the answer is A. Both the statements are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. द मिनी रिकैप इज, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अर्ली वैदिक राजन का नेचर एज अ ट्राइबल मिलिट्री चीफ डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि उनके पास एक कॉम्प्लेक्स टेरिटोरियल स्टेट स्ट्रक्चर क्यों नहीं था। Excellent. चलो अब हड़प्पन सिविलाइजेशन पर वापस आते हैं एक स्पॉट द एरर टाइप क्वेश्चन के साथ। यह है क्वेश्चन 235 फ्रॉम सीडीएस 2017। 1. Which one of the following statements about the Harappan culture is not correct?
A. It witnessed the first cities in the subcontinent. B. It marks the first use of script written from right to left. C. It marks the earliest known use of iron as a medium for the art of sculpting. D. It marks the earliest known use of stone as a medium for the art of sculpting. Broad micro theme, key features of the Harappan civilization. Okay. क्वेश्चन स्टेम चेक यहाँ क्रिटिकल है. की फ्रेज है नॉट करेक्ट. हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है. Right. चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं. ए. इट विटनेस द फर्स्ट सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट. ये तो करेक्ट है. फर्स्ट अर्बनाइजेशन. बिल्कुल करेक्ट. B. It marks the first use of script written from right to left. ये भी करेक्ट है आई थिंक. उनकी स्क्रिप्ट थी जो अनडिसाइफर्ड है. हाँ, ये भी करेक्ट माना जाता है. उनके पास एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी जो उनके सील्स पर मिलती है और आमतौर पर राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी. ठीक है, तो ए और बी करेक्ट हैं. व्हाट अबाउट सी? इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ आयरन एज अ मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है और इसलिए ये हमारा आंसर है. क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज कल्चर थी. वो कॉपर और ब्रॉन्ज मेटलर्जी के मास्टर्स थे. आयरन उन्हें पता नहीं था. आयरन एज तो बहुत बाद में आया. एग्जैक्टली. आयरन एज इंडिया में 1000 BCE के आसपास शुरू होता है, हड़प्पन अर्बन कल्चर के डिक्लाइन के बहुत बाद. इस पर पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड ये है कि ये क्रोनोलॉजिकल डिस्टिंक्शन फंडामेंटल है. मतलब ब्रॉन्ज एज हड़प्पन, डिक्लाइन, कैलकुलेटिव कल्चर्स, आयरन एज, लेटर वैदिक पीरियड. परफेक्ट. इसको मिक्सअप करना कॉमन मिस्टेक है. तो एरर है हड़प्पन्स को आयरन से लिंक करना. अब बस डी चेक कर लेते हैं. इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ स्टोन एज अ मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग. ये करेक्ट है. हड़प्पन्स स्किल्ड स्कल्प्टर्स थे और उन्होंने वेरियस मटेरियल्स यूज किए. स्टोन भी यूज किया. हाँ, वो फेमस प्रीस्ट किंग स्कल्पचर. हाँ, वो स्टीएटाइट से बनी है. टेराकोटा भी यूज किया जैसे मदर गॉडेस फिगरीन्स और ऑफ कोर्स ब्रॉन्ज जैसे डांसिंग गर्ल. तो वो स्टोन स्कल्पिंग के अर्ली यूजर्स थे. चलो हड़प्पन सिटीज पर एक और नुआंस्ड क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारी सिंपल टेक्स्ट बुक इमेज को चैलेंज करता है. ये है क्वेश्चन 236 फ्रॉम सीडीएस 2016 IIM. Consider the following statements about Harappan cities. 1. Roads were not always absolutely straight and did not always cross one another at right angles. 2. A striking feature is the uniformity in the average size of the bricks for houses and for city walls. Which of the statements given above is or are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम, अर्बन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिटीज. चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट 1. हम तो यही पढ़ते हैं कि हड़प्पन सिटीज का परफेक्ट ग्रिड सिस्टम था. हाँ, लेकिन ये स्टेटमेंट कहता है कि रोड्स नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट थी और सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है. अच्छा. जनरल प्लान ग्रिड सिस्टम था लेकिन डेविएशंस थे. सोर्स मेंशन करता है कि मोहनजोदारो में रोड्स हमेशा रिजिड नहीं थी. वो कभी-कभी इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स के आसपास कर्व हो जाती थी. इससे पता चलता है कि वो प्रैक्टिकल प्लानर्स थे. एग्जैक्टली. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. इट एड्स अ लेयर ऑफ नुआंस. फैसिनेटिंग. अब स्टेटमेंट 2, यूनिफॉर्मिटी इन ब्रिक साइज के बारे में. स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे रिमार्केबल फीचर्स में से एक है. कैसे? एक इतने बड़े एरिया में गुजरात से अफगानिस्तान तक उन्होंने जो ब्रिक्स यूज की उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो था. सोर्स एक स्टैंडर्ड रेशियो 1:4 हाइट विथ लेंथ मेंशन करता है. इतने बड़े एरिया में ऐसी यूनिफॉर्मिटी? यह एक हाईली स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी या वाइडली एक्सेप्टेड कल्चरल कन्वेंशन सजेस्ट करता है. इस पर पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड. हाँ. ये स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ ब्रिक्स में नहीं था, उनके वेट्स और मेजर्स में भी था जो बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे 1, 2, 4, 8, 16. और उनके सील्स के साइज और डिजाइन में भी. राइट. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इसका मतलब आंसर है सी, बोथ 1 and 2. उनकी प्लानिंग स्टैंडर्डाइज भी थी और फ्लेक्सिबल भी. व्हाट अ कॉम्बिनेशन. एग्जैक्टली. द मिनी रीकैप इज हड़प्पन अर्बन प्लानिंग एक सोफिस्टिकेटेड मिक्स था. स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्म ब्रिक साइजेस और प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी. रोड्स weren't always perfectly straight. Both statements are correct. और अब हमारी इस डीप ड्राइव का आखिरी क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेट मौर्यन एम्परर अशोका. ये है क्वेश्चन 237 फ्रॉम सीडीएस 2016. Another two-statement question. Statement I. King Ashoka abolished capital punishment and disbanded his army. After Kalinga War, Ashoka was remorseful and became a Buddhist. Broad micro theme. Ashoka's policy of Dhamma and statecraft. ठीक है. ये क्वेश्चन अशोका के रूल की प्रैक्टिकल रियलिटी को प्रूव करता है. चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट आई. किंग अशोका एबॉलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी. ये तो फॉल्स लग रहा है. बिल्कुल. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ये एक कॉमन ओवर सिंप्लीफिकेशन है. अशोका ने नॉन वायलेंस, अहिंसा को अपनाया, लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया या अपनी मैसिव मौर्यन आर्मी को डिसबैंड कर दिया. इस पर पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड. हाँ, अपने ही एडिक्ट्स में अशोका मेंशन करते हैं कि उन्होंने डेथ रो के प्रिजनर्स को 3 दिन की रिस्पाइट दी अपील करने के लिए, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि पनिशमेंट अबॉलिश कर दी. और आर्मी. इतने बड़े एम्पायर को स्टेबिलिटी के लिए आर्मी की जरूरत थी. उसे डिसबैंड करना प्रैक्टिकल नहीं था. हाँ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक लीडर पर्सनल बिलीव्स के बावजूद स्टेट की रियलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकता. परफेक्टली पुट. अब स्टेटमेंट 2. आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका वाज रिमोर्सफुल एंड बिकेम अ बुद्धिस्ट. ये तो ट्रू है. ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. बिल्कुल ट्रू है.
कलिंगा वॉर अराउंड 261 BCE एक ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट था। लाखों लोगों की मौत ने अशोका को डीपली अफेक्ट किया। उन्हें एक्सट्रीम रिमोर्स हुआ। जिसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। हाँ, और अपनी जिंदगी धम्मा की पॉलिसी को डेडिकेट कर दी। ये उनके रॉक एडिक्ट 13 में वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। यस, इसके लिए मेमोरी हैक है। अशोका एक प्रैक्टिकल पीस मेकर थे। उन्होंने पीस धम्मा को प्रमोट किया, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल किंग भी थे जो जानते थे कि एम्पायर को आर्मी और जस्टिस सिस्टम की जरूरत है। सो पीस यस, नो आर्मी नो। ग्रेट। द फाइनल मिनी रिकैप इज अशोका का कलिंगा वॉर के बाद रिमॉर्स और कन्वर्शन टू बुद्धिज्म सच है, लेकिन उन्होंने अपनी आर्मी और कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश किया। ये एक हिस्टोरिकल एग्जैजरेशन है। वाओ, व्हाट अ सेशन। दैट वाज अ मैराथन रन थ्रू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। चलिए एक क्विक फाइनल रिकैप करते हैं। हाँ, आज का ब्रॉड माइक्रो थीम था डिकोडिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री थ्रू यूपीएससी एमसीक्यूज, और टेकअवेज काफी अमेजिंग थे। लेट्स समराइज। गो अहेड। Q 2024 टर्म्स। हमने सीखा कि नत्तर एक चोला एडमिनिस्ट्रेटिव असेंबली थी, न कि कोई डेटी। Q225 पेलियोलिथिक। हमने इजमपुर को टूल फैक्ट्री के रूप में कंफर्म किया और ब्लेड को डिफाइन किया। Q 226 महाजनापदास। हमने वज्जी को एक गना संघा या रिपब्लिक के रूप में पहचाना। Q227 हरप्पन साइट्स। हमने सुकर एंड रोहरी हिल्स को चर्ट ब्लेड्स और खेतरी को कॉपर के लिए पिन पॉइंट किया। Q 228 स्टोन एज एवोल्यूशन। हमने जाना कि कल्चरल एवोल्यूशन डाइवर्स और नॉन लीनियर था, यूनिफॉर्म नहीं। Q229 एग्रीकल्चर। हमने देखा कि ग्रीक्स इंडिया की फर्टिलिटी से इंप्रेस थे और मैन्योर यूज होता था, लेकिन एक दूसरे को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता। कंटिन्यूइंग द रिकैप, Q230 हरप्पन ज्योग्राफी। हमने कुट दीजी को मोहनजोदारो का पड़ोसी माप किया। Q231 बुद्धिस्ट लैंग्वेज। हमने एस्टैब्लिश किया कि जातका टेल्स पाली में लिखी गई थी। Q232 बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। हमने वर्ण सिस्टम का फेमस क्रिटिक मध्यमा निकाया में पाया। Q233 ऋग्वेदा। हमने सूर्य सुक्ता को मैरिज और पुरुष सुक्ता को वर्ण सिस्टम से लिंक किया। Q234 वैदिक पॉलिटी। हमने समझा कि अर्ली वैदिक राजन एक ट्राइबल चीफ था। Q235 हरप्पन फीचर्स। हमने मिथ बस्ट किया कि हरप्पन्स आयरन यूज करते थे, वो ब्रॉन्ज एज कल्चर थे। Q236 हरप्पन प्लानिंग। हमने उनकी प्लानिंग को स्टैंडर्डाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्स पाया। Q37 अशोका। और आखिर में हमने अशोका को एक प्रैक्टिकल पीस मेकर के रूप में समझा। इनक्रेडिबल समरी, और ये हमें एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट पर लाता है। आज हमने सम्राट अशोक के बारे में एक बहुत जरूरी बात सीखी कि कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने नॉन वायलेंस को तो अपनाया, लेकिन अपनी सेना को भंग नहीं किया। और ये हमारे सोचने के लिए एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन उठाता है। एक पावरफुल लीडर या कोई भी अथॉरिटी की पोजीशन में अपनी पर्सनल मॉरल बिलीफ्स को गवर्नेंस की प्रैक्टिकल और अक्सर हार्श रियलिटीज के साथ कैसे बैलेंस करता है? क्या पर्सनल एथिक्स और स्टेटक्राफ्ट हमेशा साथ चल सकते हैं, या हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज होता है? इस पर सोचना जरूर। विल बी बैक विद अनदर डीप एनालिसिस सून। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां 16 पावरफुल किंगडम्स जैसे आज के मॉडर्न स्टेट्स एक दूसरे से compete कर रहे थे फॉर सुप्रीमेसी। एकदम। कुछ मोनार्कीज तो कुछ रिपब्लिक्स। दिस वाज एंशिएंट इंडिया अराउंड द 6th सेंचुरी BCE। मतलब एक रियल लाइफ गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था। बिल्कुल। आज हम इन्हीं सोर्सेस से यूपीएससी के पूछे गए सवालों की गहराई में उतरेंगे टू सी व्हाट दे रिवील नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री बट अबाउट हाउ टू मास्टर इट। तो चलो, इस अमेजिंग जर्नी पे निकलने से पहले फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, और हाँ, कमेंट में रेडी लिखना मत भूलना। बिल्कुल। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के 14 सुपर इंपॉर्टेंट MCQs को एकदम डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और रोड मैप इज काफी पैक्ड है। हाँ, लग रहा है। हम महाजनपदास की पॉलिटिक्स से शुरू करेंगे, फिर बुद्धिस्ट काउंसिल्स, कौटिल्य का स्टेट क्राफ्ट, हरप्पन साइट्स को मैप करेंगे, अलग अलग स्क्रिप्ट्स जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी को समझेंगे। वाओ। इसके बाद नियोलिथिक पीरियड, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, वैदिक सैक्रिफाइसेस, साउथ इंडिया के यूनिक टेक्सटाइल टैक्सेस, हरप्पन सिविलाइजेशन के डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स, धर्मशास्त्रास के रूल्स, और आखिर में सातवाहना डायनेस्टी को कवर करेंगे। एक कंप्लीट पैकेज है। साउंड्स एक्साइटिंग। तो चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 238 CDS 2014 से। Which one of the following statements about ancient Indian Mahajanpadas is correct? ठीक है। ब्रॉड माइक्रो थीम है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स, महाजनपदास। और ऑप्शंस है ए, all Mahajanapadas were oligarchies where power was exercised by a group of people. All Mahajanapadas were located in eastern India. B, no army was maintained by the Mahajanapadas. और C, Buddhist and Jaina texts list 16 Mahajanapadas. राइट। तो सबसे पहले ये महाजनपदास थे क्या एग्जैक्टली? थोड़ा बैकग्राउंड दे दो। जरूर। देखो, अराउंड 6th सेंचुरी BCE मतलब बुद्धा के टाइम इंडिया में स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा था। इससे पहले लोग वो ट्राइब्स या जनाज में रहते थे। अच्छा, स्मॉल ग्रुप्स में। हाँ, जब ये जनाज टेरिटरी पे कंट्रोल करके बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स बनाए तो उन्हें जनपदास कहा गया, और इनमें से जो सबसे पावरफुल थे
सबसे बड़े थे उन्हें महाजनापदास कहा गया। मतलब महा फॉर ग्रेट। एग्जैक्टली, ग्रेट रेल्म्स। ये इंडिया के फर्स्ट लार्ज स्केल स्टेट्स थे इन अ वे। अच्छा, जैसे आज मॉडर्न स्टेट्स है यूपी, महाराष्ट्र, वैसे ही तब काशी, कोसला, मगधा थे। गॉट इट। चलो अब ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कहता है ऑल महाजनपदास व ओलिगार्कीज। ये ऑल वर्ड थोड़ा सस्पिशियस लगता है। बिल्कुल, हिस्ट्री में यूजुअली एब्सोल्यूट्स नहीं होते हैं। ये क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। तो ये गलत है। हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि महाजनापदास में दो तरह की पॉलिटी थी। एक थी मोनार्की, जैसे मगधा, अवंती, कौसला। वहां एक पावरफुल किंग रूल करता था। ओके, जैसे राजा बिम्बिसारा। एग्जैक्टली। और दूसरी थी नॉन मोनार्किकल स्टेट्स, जिन्हें गनाज या संघास कहते थे, विच यू कैन कॉल ओलिगार्कीज और रिपब्लिक्स। फॉर एग्जाम्पल वाजी एंड मल्ला। अच्छा, वहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे। करेक्ट। वहां पावर एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे रूलिंग फैमिलीज का काउंसिल एक्सरसाइज करता था। सो ऑल वर नॉट ओलिगार्कीज, ये डाइवर्सिटी थी। राइट। सो फॉर पेरिफेरल नॉलेज याद रखना है दो टाइप्स, मोनार्कीज एंड गना संघास। वज्जी एक गना का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन ए तो गया। आउट। अब ऑप्शन बी, ऑल, लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। फिर से ऑल वाला ट्रैप। और आई थिंक ये ज्योग्राफिकली भी गलत है ना? बिल्कुल गलत है। मैप देखो तो, जैसे गंधारा और कंबोजा, ये तो मॉडर्न डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान रीजन में थे, जी। जो कि नॉर्थ वेस्ट है। ओह, काफी दूर। हाँ, फिर अवंती सेंट्रल इंडिया में था, नियर मॉडर्न उज्जैन। असका सबसे साउथ में था, ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। तो स्प्रेड पूरे सब कॉन्टिनेंट में था। राइट। सो मैप पे इनकी लोकेशन विजुलाइज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे गंधारा, वो तो इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच का एक क्रिटिकल लिंक था, ट्रेड रूट्स के थ्रू। प्रिसाइजली। सो ऑप्शन बी भी डेफिनेटली गलत है। ओके, सो बी इज ऑल्सो आउट। ऑप्शन सी, नो आर्मी वॉज मेंटेन्ड बाय द महाजनपदास। ये तो मतलब कॉमन सेंस से ही गलत लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर इतने किंगडम्स आपस में compete कर रहे थे फॉर सुप्रेमेसी, तो बिना आर्मी के कैसे? इम्पॉसिबल। आर्मीज वर एसेंशियल फॉर बोथ डिफेंस एंड एक्सपेंशन। मगधा तो अपनी मैसिव आर्मी के लिए फेमस था। हाँ, मैंने सुना है उनके पास बहुत सारे एलिफेंट्स थे। करेक्ट। एलिफेंट्स, कैवलरी, चैरियट्स सब थे। किंग्स लाइक बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु यूज्ड देयर मिलिट्री पावर टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। सो ऑप्शन सी इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। सोचो, अगर किसी को एलिमिनेट करना हो तो ए, बी और सी तीनों में एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, जैसे ऑल या नो, जो यूजुअली रेड फ्लैग्स होते हैं। सही पॉइंट है। तो बाय एलिमिनेशन आंसर डी ही होना चाहिए। लेट्स चेक। बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट्स लिस्ट 16 महाजनपदास। ये फैक्चुअली करेक्ट लग रहा है। यस, दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरिकल फैक्ट। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाया में 16 महाजनपदास की एक लिस्ट मिलती है। अच्छा, अंगुतारा निकाया। हाँ, और जीन टेक्स्ट जैसे भागवती सूत्र में भी इनका मेंशन है, ऑल्दो द नेम्स इन द लिस्ट कैन वेरी स्लाइटली। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ग्रेट। इसको याद रखने का कोई मेमोरी हैक? एक सिंपल तरीका है, स्वीट 16 महाजनपदास। ये नंबर 16 टेक्सचुअली वेरीफाइड है, सो इट्स अ सॉलिड फैक्ट टू रिमेंबर। Perfect. Mini recap. Options A, B, C are traps with extreme words. Option D is the direct fact we need to know. Winner. चलो महाजनपदास के पॉलिटिकल लैंडस्केप से आगे बढ़ते हैं और उस दौर के रिलीजियस डेवलपमेंट्स को देखते हैं। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239, ये भी CDS 2014 से है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ Ah, Buddhist councils. ब्रॉड माइक्रो थीम बुद्धिज्म, काउंसिल्स एंड पैट्रनेज। ऑप्शंस हैं ए बिंदुसारा, बी अशोका, सी कनाल, डी कनिष्का। Buddhist councils, ये बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस जैसी थी ना, जहां मंक्स गैदर होके बुद्धा के टीचिंग्स को स्टैंडर्डाइज करते थे। एग्जैक्टली। सोचो जैसे कंपनीज की एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं टू सेट द एजेंडा। राइट, स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए। हाँ, वैसे ही ये काउंसिल्स थी टू प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ बुद्धास टीचिंग्स, स्क्रिप्चर्स को कंपाइल करने के लिए और संघा के अंदर के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए। टोटल 4 मेजर काउंसिल्स हुई और सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल हैं। ओके, तो क्वेश्चन फोर्थ काउंसिल के बारे में है। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। बिंदुसारा और कुणाल तो मौर्यन रूलर्स थे, बट आई डोंट थिंक दे वर फेमस फॉर बुद्धिस्ट पैट्रनेज, राइट? करेक्ट। बिंदुसारा आजीविका सेक्ट को सपोर्ट करते थे, व्हिच वाज अ राइवल फिलोसॉफिकल स्कूल टू बुद्धाम। अच्छा, आजीविका। और कुणाल अशोका के सन थे, बट नॉट लिंक्ड टू एनी मेजर बुद्धिस्ट इवेंट। सो ए एंड सी आर इजीली एलिमिनेटेड। ठीक है, तो बचा अशोका और कनिष्का। अब अशोका तो बुद्धिज्म के सबसे बड़े पेट्रन थे, उन्होंने तो मिशनरीज हर जगह भेजे थे, तो कॉमन सेंस कहता है कि आंसर अशोका ही होना चाहिए। इज इट? और यही यूपीएससी का सबसे कॉमन ट्रैप है। ओह, अशोका नो डाउट अ ग्रेट पेट्रन थे, बट ही इज एसोसिएटेड विद द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड, ओके। हाँ, जो पाटलिपुत्र में हुई थी अराउंड 250 BCE। द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्स अबाउट द फोर्थ काउंसिल। इस टाइम तक मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था। पावर सेंटर नॉर्थ वेस्ट में कुशांस के पास शिफ्ट हो गया था, जिसके रूलर थे कनिष्का। सो कनिष्का इज द आंसर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। चलो एक बार सारी 4 काउंसिल्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। या दिस इज वेरी हाई यील्ड। लेट्स डू इट। फर्स्ट काउंसिल हुई थी बुद्धा के डेथ के आधे ठीक बाद, अराउंड 483 BCE। राजगीर में ना? हाँ, राजगीर में। पेट्रन थे किंग अजातशत्रु। फिर सेकंड काउंसिल हुई अराउंड 383 BCE वैशाली में। पेट्रन थे किंग कालासुका। ओके, अजातशत्रु,
फिर कालासोका। फिर आती है थर्ड काउंसिल अराउंड 250 BCE पाटलिपुत्रा में, और इसके पेट्रन थे एम्परर अशोका। करेक्ट। और आखिर में फोर्थ काउंसिल, ये हुई फर्स्ट सेंचुरी CE में, कुंदलवाना इन कश्मीर, और इसके पेट्रन थे कुषाण एम्परर कनिष्का। गॉट इट। और इसी काउंसिल में आई थिंक बुद्धिज्म महायाना और हीनायाना सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। बिल्कुल, ये एक लैंडमार्क इवेंट है। इसी काउंसिल के बाद ये फॉर्मल स्प्लिट हुआ। वाओ, ओके। तो ऑप्शन डी कनिष्का इज करेक्ट। इनको याद रखने का कोई सिंपल तरीका है? हाँ, एक बहुत फेमस निमोनिक है, AK। ये पेट्रन्स का करेक्ट सीक्वेंस है। AK। हाँ, A फॉर अरितशत्रु, K फॉर कलासोका, A फॉर अशोका एंड K फॉर कनिष्का। इसे कहीं लिख लो, इट्स वेरी इफेक्टिव। फैंटास्टिक। AK। मिनी रिकैप, अशोका इज द ट्रैप फॉर द फोर्थ काउंसिल, द करेक्ट आंसर इज कनिष्का। चलो अब चलते हैं एंशिएंट इंडिया के सबसे ब्रिलियंट पॉलिटिकल माइंड की तरफ, चाणक्य और कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 240 फ्रॉम CAPF 2024। इन कौटिल्या's अर्थशास्त्र, the conqueror king is expected to establish in the conquered territories a social order based on the ठीक है। broad micro theme, Mauryan polity, Kautilya's अर्थशास्त्र। Options: A. Varna system only, B. Dharma, Varna and Ashrama systems, C. Dharma only, D. Varna and Ashrama systems। कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखो सिर्फ वॉर और स्पाइस के बारे में नहीं है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल गाइड ऑन हाउ टू रन अ स्टेट सक्सेसफुली। सही है। और कौटिल्य के लिए सिर्फ टेरिटरी जीतना इनफ नहीं था, जीते हुए एरिया में एक स्टेबल सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश करना जरूरी था, ताकि लोग रिवोल्ट ना करें और स्टेट स्मूथली फंक्शन करे। अच्छा, जैसे एक CEO एक नई कंपनी को टेक ओवर करता है, तो उसका काम सिर्फ खरीदना नहीं, बल्कि वहाँ एक प्रॉपर वर्क कल्चर और हायरार्की सेट करना भी होता है। परफेक्ट एनालॉजी। कौटिल्या's king was like that CEO। ओके, तो क्वेश्चन है कि ये सोशल ऑर्डर किस चीज पर बेस्ड था? ऑप्शंस में वर्ना, धर्मा और आश्रमा है। चलो ऑप्शंस देखते हैं, जिनके साथ ओनली लगा है। हाँ, A और C। ऑप्शन A कहता है वर्णा सिस्टम ओनली एंड C कहता है धर्मा ओनली। कौटिल्य वाज अ सिस्टम्स थिंकर। उनका अप्रोच कभी इतना नैरो नहीं हो सकता। राइट। सिर्फ वर्णा सिस्टम या सिर्फ धर्मा पर फोकस करना उनके ग्रैंड विजन को इनकम्प्लीट रखता। सो दीज ऑप्शंस आर लाइकली टू लिमिटेड। ठीक है। ऑप्शन डी सेज वर्ना एंड आश्रमा सिस्टम्स। दिस इज बेटर, इट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव। वर्ना सिस्टम इज अ सोशल हायरार्की एंड आश्रमा सिस्टम लाइफ के 4 स्टेजेस है। बट इज दिस कंप्लीट? Almost, but not quite. The most complete answer is option B, Dharma, Varna and Ashrama systems. तीनों? हाँ, तीनों। कौटिल्य के लिए सोसाइटल स्टेबिलिटी इन 3 पिलर्स पर बेस्ड थी। धर्मा यानी मॉरल एंड एथिकल ड्यूटीज, वर्णा यानी सोशल स्ट्रक्चर एंड आश्रमा यानी द स्टेजेस ऑफ लाइफ। एक राजा का कर्तव्य था कि इन तीनों सिस्टम्स को प्रोटेक्ट और रीअफर्म करे। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहते हैं कि एक नए एरिया में जाकर वहां के लोकल कस्टम्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स के थ्रू ही गवर्नेंस करना चाहिए। दिस वाज अ वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच। आई सी। तो ये 3 पिलर्स जरूरी थे फॉर स्टेबिलिटी। इसको याद कैसे रखें? ए। DVA। हाँ, धर्मा, वर्णा, आश्रमा। एक भी लेग मिसिंग होगा तो स्टूल गिर जाएगा। यू नीड ऑल 3 फॉर अ स्टेबल सोसाइटी। Great hack, mini recap. Don't fall for the only or incomplete traps. Kautilya's approach was holistic. The correct answer includes all 3 pillars: Dharma, Varna, and Ashrama. चलो अब मॉडर्न पीरियड से पीछे जाते हैं। इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। My favorite. ये एक मैचिंग क्वेश्चन है, नंबर 241 फ्रॉम CAF 2023। मैच लिस्ट 1 हड़प्पन साइट विद लिस्ट 2 लोकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। Okay. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंट साइट्स। लिस्ट 1 में साइट्स हैं A नागेश्वर, B आलमगीरपुर, C कालीबंगन, D राखीगढ़ी। और लिस्ट 2 में लोकेशंस हैं 1 उत्तर प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 सौराष्ट्र, 4 हरियाणा। ठीक है। अ प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन। हड़प्पन साइट्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ-कहाँ फैले हुए थे, ये पता होना जरूरी है। चलो एक-एक करके मैच करते हैं। ठीक है। A नागेश्वर। ये आई थिंक एक कोस्टल साइट थी ना गुजरात में, शेल वर्किंग के लिए फेमस थी। करेक्ट। सो नागेश्वर मैचेस विद सौराष्ट्र 3। सौराष्ट्र गुजरात का ही एक रीजन है। ठीक है। B आलमगीरपुर। आई रिमेंबर दिस बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द सिविलाइजेशन। हाँ बिल्कुल, तो ये मीरठ के पास है इन उत्तर प्रदेश। 1। सही है। C कालीबंगन। कालीबंगन, इसका मतलब ब्लैक बैंगल्स होता है। ये साइट फेमस है फॉर इट्स प्लाउड फील्ड एविडेंस और फायर ऑल्टर्स। और ये है इन राजस्थान 2। ओके, और D राखीगढ़ी। ये तो वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स है और इंडिया में है। बिल्कुल। राइट? दिस वन इज इन हरियाणा। सो द करेक्ट मैचिंग इज A3 B1 C2 D4। अब ऑप्शंस में ये कोड ढूंढना है। बिल्कुल, और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स ऐड कर लो फॉर पेरिफेरल नॉलेज। हाँ बताओ। लोथल इन गुजरात, ये एक एंशिएंट पोर्ट सिटी थी विद अ मैन मेड डॉकयार्ड। फिर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ये तो पाकिस्तान में, द ट्विन कैपिटल सिटीज। और धोलावीरा इन गुजरात। धोलावीरा यूनेस्को साइट है ना? यस, इट्स फेमस फॉर इट्स यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड अ 3-part सिटी लेआउट। काफी एडवांस था। वाओ, ये सब याद रखने का कोई ट्रिक? कुछ एसोसिएशंस बना सकते हैं, जैसे कालीबंगन इज इन राजस्थान,
Think of colorful Rajasthani culture. Rakhigarhi has a very Haryanvi sound to it. सही है. आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट साइड है यूपी में और नागेश्वर कोस्ट पे है. सो सौराष्ट्र एंड गुजरात मेक सेंस. Makes sense. Mini recap. ये एक प्योर मैप बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट साइट्स और उनके स्टेट्स का मैप माइंड में होना चाहिए. करेक्ट मैच इज A3, B1, C2, D4. साइट्स से आगे बढ़ते हैं तो स्क्रिप्ट्स की तरफ लिखते कैसे थे. क्वेश्चन नंबर 242 फ्रॉम CAPF 2023. Which one of the following statements is correct? ओके. Broad micro-theme, ancient Indian scripts, Brahmi and Kharoshti. Options: A. Brahmi, used for writing many Ashokan inscriptions, shows local variations. B. The system of hieroglyphic writing was developed in ancient Mesopotamia. C. The system of cuneiform writing developed around 3rd millennium BCE in Egypt. D. An ancient script, Kharoshti, was widely used in the southern part of India. ठीक है. एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, मतलब 3 गलत है. Right. एंशिएंट इंडिया में ब्रह्मी और खरोष्ठी सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स थी, स्पेशली अशोका के टाइम. चलो ऑप्शंस देखते हैं. Let's start with B and C. Hieroglyphic writing was developed in Mesopotamia. ये तो गलत है. Hieroglyphics are famously from ancient Egypt. हाँ, पिरामिड्स वाले. Exactly. और option C says cuneiform writing developed in Egypt. ये भी गलत है. Cuneiform was developed by the Sumerians in Mesopotamia. इन्होंने locations को swap कर दिया है. क्लासिक ट्रिक है ये. तो B और C तो out हो गए. Now option D. Kharoshthi was widely used in the southern part of India. ये भी इनकरेक्ट है. खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में यूज होती थी, गंधारा रीजन में. अच्छा, right to left. हाँ, और सदर्न इंडिया में प्राइमरीली ब्राह्मी के वेरिएंट्स यूज होते थे. तो by elimination आंसर A है. Let's read it. Brahmi, used for writing many Ashokan inscriptions, shows local variations. ये सही लग रहा है. लैंग्वेज की तरह स्क्रिप्ट में भी रीजनल डिफरेंसेस हो सकते हैं. बिल्कुल सही. ब्रह्मी वॉज नॉट अ मोनोलिथ. फॉर इंस्टेंस, जो ब्रह्मी साउथ इंडिया में तमिल लिखने के लिए यूज हुई उसे तमिल ब्रह्मी कहते हैं. अच्छा. And it had some different characters to represent Tamil sounds. So the script adapted locally. The statement is nuanced and correct. Okay. और पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखो कि ब्रह्मी और खरोष्ठी को डिसाइफर करने वाले थे जेम्स प्रिंसेप इन 1837. This was a massive breakthrough in understanding ancient Indian history. Right. इसको याद रखने का कोई हैक? Simple geographical association. Brahmi for the bulk of India and Kharoshthi for the Khyber Pass region, यानी northwest. Perfect. Mini recap. Options B, C, D have clear factual errors in geography. Option A is the correct and nuanced statement about Brahmi script. Let's go back to Kautilya. उनसे एक और सवाल. Okay. Question 243 from CAPFE 2023. Which one of the following activities was not a part of the daily timetable for a king as prescribed in Arthashastra? Wow. Broad micro-theme, Mauryan polity, Arthashastra, statecraft. Options. A. Receive reports on defense. B. Visit the town incognito. C. Receive revenue in cash. D. Consult his council of ministers. The अर्थशास्त्र इतना डिटेल्ड है कि उसमें किंग का डेली शेड्यूल भी है. That's amazing. He must have been a very busy man. No chilling. The day and night were divided into 8 parts each, with specific tasks assigned to each part. The king was the chief executive officer of the state और उसे extremely disciplined रहना पड़ता था. Right. तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी स्केड्यूल का पार्ट नहीं थी. Correct. Let's check the options. According to the text, the king was supposed to receive reports from spies and discuss military plans. So A, receive reports on defense, seems correct. Yes, that was part of his duty. The text also mentions a time slot for receiving revenue in gold, यानी हिरण्य. So C, receive revenue in cash, is also part of the schedule. ठीक है. और एक अलग slot था for consulting the council of ministers. So D is also in. तो बचा ऑप्शन बी, visit the town incognito. हमने स्टोरीज में तो बहुत सुना है कि राजा भेस बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने जाते थे. ये शेड्यूल में क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. While it's a popular trope in folklore, Kautilya's Arthashastra, which is a very formal and pragmatic treatise on statecraft, does not prescribe this. Really? क्यों? Kautilya believed in a systematic approach. किंग को इन्फॉर्मेशन एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्पाई नेटवर्क से मिलनी चाहिए थी, ना कि डिस्गाइज में घूमकर. ये इनएफिशिएंट और एक सिक्योरिटी रिस्क माना जाता था. अच्छा, सिस्टम वर्सेस पर्सनल हीरोइक्स. Exactly. The state was a machine and the king was its operator, not an adventurer. तो इसको याद रखने के लिए सोचो कि कौटिल्य का किंग एक हाई सिक्योरिटी ऑफिस में सीईओ है. He gets info through official channels, reports, meetings, not by going undercover on the factory floor. Perfect analogy. So B is the correct answer because it was not part of the prescribed timetable. Great. Mini recap. Options A, C, and D are documented duties. Visiting incognito is a popular idea, but not part of Kautilya's formal, systematic schedule for a king. चलो, अब स्टोन एज में चलते हैं. ठीक है. Question 244 from CAPF 2023. Which one among the following statements with reference to the Neolithic period is not correct? Okay, not correct ढूंढना है. हाँ. Broad micro-theme, prehistory, the Neolithic revolution. Options.
A. The characteristic features of the period included ground and polished stone tools, agriculture, animal domestication, and pottery. B. This period is also known as the New Stone Age. C. The characteristic features appeared almost at the same time in various parts of the subcontinent. D. Earliest evidence of agriculture is found from Mehergarh around 8000 BCE. The Neolithic period, या New Stone Age, marks a massive transformation in human history. It's when humans shifted from being nomadic hunter-gatherers to settled agriculturalists. The Neolithic Revolution. Exactly. Imagine moving from a tent to a permanent house and growing your own food. Life-changing. Right? Okay, question not correct statement पूछ रहा है. Let's analyze. Option A lists the characteristic features. Polished stone tools, agriculture, animal domestication, pottery. ये तो Neolithic period की textbook definition है. Correct. So this is correct. Option B says it's also known as New Stone Age. Neo means new and lithic means stone. So this is also literally correct. हाँ, ये भी ठीक है. Option D mentions earliest evidence of agriculture is found from Mehergarh around 8000 BCE. Mehergarh in modern Pakistan is one of the earliest agricultural sites in the subcontinent. So I think ये भी correct है. Yes. So by elimination, option C must be the incorrect one. Let's read it. The characteristic features appeared almost at the same time in various parts of the subcontinent. और ये गलत है. The Neolithic Revolution was not a single event. It was a gradual process that happened at different times in different places. अच्छा. For example, Neolithic culture in the northwest, जैसे Mehergarh, is much older than in South India or Eastern India. Right. It wasn't like a switch was flipped. It was more like a slow wave spreading across the subcontinent over thousands of years. Correct. The phrase almost at the same time makes this statement incorrect. Okay. और peripheral knowledge के लिए sequence क्या था Stone Ages का? Sequence था Paleolithic, Old Stone Age, hunting gathering, फिर Mesolithic, Middle Stone Age, smaller tools, early domestication, and then Neolithic, New Stone Age, agriculture, settled life. Got it. और इसको याद रखने के लिए To remember why C is wrong, think of the Neolithic Revolution as a slow wave, not a big bang. सही है. Mini recap. A, B, and D are correct definitions. C is incorrect because the Neolithic transition was a staggered, regional process, not a uniform, all-at-once event. Let's jump back to the Mauryas. Question 245 from CAPF 2023. Which one of the following political centers finds a mention in Ashokan inscriptions? Interesting. Broad micro-theme, modern empire, Ashokan inscriptions. Options A. Indraprastha, B. Kaushambi, C. Suvarnagiri, D. Kandahar. Ashoka के inscriptions, they are like the official gazette of his empire. हमारे primary source हैं. The empire was divided into provinces. और inscriptions में 5 most important political centers का जिक्र है. 5 centers कौन से थे? The imperial capital Patliputra और 4 provincial capitals. Okay. Taxila in the northwest, Ujjaini in the west, Tosali in the east, and Suvarnagiri in the south. Wow, ये पूरे empire की administrative structure दिखाता है. Exactly. अब options को इस list से check करते हैं. ठीक है. A. इंद्रप्रस्था, महाभारत में famous है but not on this list. Correct. B. Kaushambi, important city थी but not one of the top provincial capitals. D. Kandhar, अशोका के inscriptions यहाँ मिले हैं, Greek और Aramaic में. हाँ मिले हैं, but it's not listed as a primary provincial capital. Right. C. सुवर्णगिरी, ये हमारी लिस्ट में है. Correct. Suvarnagiri, जिसका मतलब है Golden Mountain, was the southern provincial capital, likely in modern Karnataka. अच्छा, gold mining regions को control करने के लिए. Most likely. So it is explicitly mentioned as a major political center in the inscriptions. इसको याद रखने का तरीका है. You can use the mnemonic PTUTS for the 5 big Mauryan centers. PTUTS. Patliputra, Taxila, Ujjaini, Tosali, Suvarnagiri. TTUS. Cool. Mini recap. While other cities were important, Suvarnagiri is explicitly mentioned in Ashokan edicts as one of the 5 primary political centers of the empire. चलो अब एक complex topic पे चलते हैं. Vedic rituals. Oh, okay. Question 246 from CAPF 2023. Consider the following statements about the practice of Vedic sacrifices. ठीक है. Broad micro theme, Vedic religion. Rituals and sacrifices. 2 statements हैं. 1. The Shrauta Vedic sacrifices involved the use of 3 fires, the Garahapatya, householder's fire, Ahavaniya, offertorial fire, and Dakshinagni, southern fire. 2. These fires were supposed to be placed in pits of different shapes. The rake, the Garahapatya, to be square, Ahavaniya to be round, and that of the Dakshinagni, rectangle-shaped. Sahi statements बताने हैं. Okay. Vedic yajnas. I know they were very complex. Let's look at statement 1. It talks about 3 fires. Garhapatya, Ahavaniya, and Dakshinagni. Is this correct? Yes, statement 1 is absolutely correct. These 3 fires, known together as Tretagni, were central to major Shrauta sacrifices. हर एक का एक specific symbolic meaning था. जैसे? The Garhapatya was the householder's fire, symbolizing domestic life. The Ahavaniya was the fire for offerings to the gods, symbolizing the heavens. And the Dakshinagni was the southern fire to ward off evil and for offerings to ancestors. Wow, काफी detailed है. तो statement 1 correct है.
Now, statement 2. This is about the shapes of the fire pits. It says Garhapatya is square, Ahavanya is round, and Dakshinagni is rectangle. This is very, very specific detail. And this is where the trap lies. The statement has mixed up the shapes. Acha. The correct shapes are Grahapatya, householder's fire, is in a circular pit. Ahavanya, a territorial fire, is in a square pit. Or Dakshinagni, southern fire, is in a semicircular or crescent-shaped pit. Oh, तो इन लोगों ने घरापतिया को स्क्वायर और आवानिया को राउंड बोल दिया. Reverse कर दिया. Exactly. So, statement 2 is incorrect. और इन altars की ज्योमेट्री से आई थिंक अर्ली इंडियन मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई थी ना, द शुल्ब सूत्रास. Precisely. That's a great piece of peripheral knowledge. तो इसको याद रखने का कोई हैक? हाँ, you can use a hack. GCAS. Grahapatya is circular, like a gole ghar ho. Ahavanya is square. अगर ये दो याद हैं, you can solve the question. Great. Mini recap. Statement 1 on the 3 fires is correct. Statement 2 messes up the specific shapes of the fire altars, making it incorrect, so the answer is 1 only. From Vedic rituals in the north, let's travel down to the economy of early medieval South India. Okay, a big jump. Question 247 from CAPF 2023. Consider the following pairs with reference to textiles in southern India. ठीक है. Broad micro theme. South Indian economy. Textile production and taxation. 4 pairs हैं. 1. Panjupeli on cotton yarn. 2. Nulyam on cotton thread. 3. Tari kadamai on silk cloths. 4. Sella on silk thread. सही pairs बताने हैं. This is a tough one. Pure factual recall of South Indian terminology. ऐसे questions को कैसे approach करें? If you know some Tamil, it can help. Let's break it down. Textile production एक huge industry थी, especially चोलास के अंडर, और उनका tax system काफी complex था. Okay. Let's see pair 1, Panjupeli on cotton yarn. Panju in Tamil means cotton. So this pair is correct. अच्छा, पंजू मतलब cotton. हाँ. Pair 2, Nulyam on cotton thread. Nul in Tamil means thread. ये pair भी correct है. Okay, so 1 and 2 are correct. What about 3 and 4? Pair 3, Tari Kadamai on silk clothes. Tari in Tamil means a loom. Loom. हाँ, a loom. So Tari Kadamai was a tax on looms, not on the finished clothes. तो ये pair incorrectly matched है. I see. और pair 4, Sella on silk thread. Sella was not a tax on silk thread. So ये भी incorrect है. तो सिर्फ 1 and 2 correct है. Exactly. The sheer number of such taxes mentioned in Chola inscriptions shows a highly developed state apparatus. They had taxes on everything, which funded their massive temples and military campaigns. So for a memory hack, focusing on the root words is key. Panju for cotton, Nul for thread, Tari for loom. Yes, that can help in making an educated guess. The answer here is 1 and 2 only. Mini recap. It's a factual check. Pairs 1 and 2 are correct based on Tamil root words. Pairs 3 and 4 are incorrectly matched. Back to the Harappans. Question 248 from CAPF 2020. Which of the following are the most distinctive artifacts of the Harappan civilization? Most distinctive. Huh. Broad microtheme, Indus Valley civilization. Material culture. Statements. 1. Steatite seal. 2. Bricks of a standardized ratio. 3. Gold bangles. 4. Silver spittoon. The keyword here is most distinctive. मतलब ऐसी चीजें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को यूनिकली डिफाइन करती हैं. Right. चलो देखते हैं. Statement 1, steatite seal. The Harappan stele, जो usually square होती है, with an animal motif and undeciphered script. वो उनका सबसे famous artifact है. Absolutely. This is highly distinctive, so 1 is definitely in. ठीक है. Statement 2. Bricks of a standardized ratio. This is another hallmark. Across hundreds of sites, उनकी bricks एक standard 4:2.1 ratio follow करती थी. Incredible planning. Yes. So this is also highly distinctive. So 2 is also in. Okay, 1 and 2 are in. What about 3 and 4? Statement 3. Gold bangles. Harappans के पास gold bangles थे? ते बिल्कुल. Oh, ठीक है. But so did many other ancient civilizations like Egypt or Mesopotamia. So are they most distinctive to Harappans alone? Probably not. सही पकड़ा. Generic हो जाता है. और Statement 4. Silver spittoon. ये तो definitely not a distinctive artifact. बहुत कम मिले हैं और ये उनकी culture का कोई defining feature नहीं है. So 4 is out. Right. So 4 is definitely out. इससे एक option eliminate हो जाता है. We are sure about 1 and 2. The question is whether to include 3. But compared to the unique seals and standardized bricks, gold bangles are a more generic ancient world luxury item. So the best answer will be just 1 and 2. Exactly. The safest and best answer focuses on what is truly unique to them. Makes sense. To remember this, जब भी हरप्पन सोचो, 2 चीजें माइंड में आनी चाहिए. The seal with the unicorn bull and a neat stack of identical bricks. These are their signature items. Perfect. The seals were likely used for trade, और उन पे जो स्क्रिप्ट है वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है. The bricks show a level of central planning जो उस टाइम के लिए unparalleled था. Mini recap. Steatite seals and standardized bricks are the most distinctive features.
Gold bangles were not unique and silver spittoons were rare. So 1 and 2 only is the correct choice. Let's do a quick Mahajanapada check again. Okay? Question 249 from CAPF 2020. Which one of the following is not listed as one of the 16 Mahajanapadas in the pre-Mauryan period? ठीक है. Not listed. Broad micro theme, ancient Indian political systems, Mahajanapadas, options A. Kuru, B. Vatsa, C. Gandhara, D. Kalinga. We are back to that famous list of 16 Mahajanapadas from the Buddhist text Anguttara Nikaya. ये डायरेक्ट रिकॉल क्वेश्चन है. तुम्हें लिस्ट पता है या नहीं पता? हाँ. Let's check the options. A. Kuru. Around modern Delhi, Haryana. Definitely on the list. Yes. B. Vatsa. Capital at Kaushambi. Also on the list. Correct. C. Gandhara. In the northwest. Capital at Taxila. On the list. बिल्कुल. So that leaves D. Kalinga. Modern day Odisha. Now Kalinga was a very powerful and famous kingdom. हम सब अशोका की कलिंगा वॉर के बारे में जानते हैं. But was it on the traditional list of 16 Mahajanapadas? The answer is no. Interesting. तो इतना important kingdom होते हुए भी लिस्ट में नहीं था? क्यों? The list in the Buddhist text reflects a certain geographical and political reality of its time. मतलब around 6th, 4th century BCE. उस point पे Kalinga was perhaps not considered part of that specific group of great realms or was on the periphery. अच्छा, वो बाद में prominent हुआ. Exactly. It rose to great prominence a bit later, which is why Ashoka had to fight such a massive war to conquer it. So for a memory hack, associate Kalinga with Ashoka's war, but not with the original list of 16 Mahajanapadas. Perfect. It's a specific detail that is often tested. The list includes names like Kashi, Kosala, Anga, Magadha, Vajji, Malla, Chedi, Vatsa, Kuru, Panchala, Matsya, Surasena, Asaka, Avanti, Gandhara, and Kamboja. Familiarity with these names helps. Mini recap. Kuru, Vatsa and Gandhara are all part of the classic list of 16. Kalinga, despite its later importance, is not. Vedic society के structure पे focus करते हैं. Question 250 from CAPF 2020. Which of the following are prescribed as the duties of Vaishyas according to the Dharmashastras? Okay. Broad micro theme, Vedic society, Varna system and Dharmashastras. दो statements हैं. 1. Studying the Vedas. 2. Engaging in trade. कौन से correct है? The Dharmashastras prescribe duties for the 4 Varnas. हमें वैश्यास की ड्यूटीज पर फोकस करना है. ठीक है. चलो, स्टेटमेंट 2 पहले देखते हैं. Engaging in trade. ये तो वैश्यास का प्राइमरी रोल था. They were the economic engine of society. Traders, agriculturists, merchants. हाँ, ये उनका सबसे well-known function है. To statement 2 is absolutely correct. Correct. Now for statement 1. Studying the Vedas. बहुत लोगों को लगता है कि वेदास पढ़ना सिर्फ ब्राह्मणास का काम था. Is this statement correct for Vaishya? Yes, it is. ये एक common misconception है. Really? हाँ, the Dharmashastras prescribe that the top 3 Varnas, Brahmana, Kshatriya and Vaishya, were considered Dvija or twice born. अच्छा, द्विजा. और उन तीनों को वेदास पढ़ने की परमिशन थी उनके उपनयना या सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी के बाद. This ceremony marked the beginning of their formal education. So the right to study Vedas was a key social marker that distinguished the top 3 Varnas from the Shudras. Got it. इसका मतलब दोनों statements correct हैं. Exactly. So the answer is C, both 1 and 2. इसका कोई memory hack? हाँ, just think. Vaishyas is equal to V for Vedas plus V for Vyapar, trade. दोनों उनकी ड्यूटीज में included थे. Simple and effective. Mini recap. A common misconception is busted here. The top 3 Varnas, including Vaishyas, could study the Vedas. Trade was their primary duty, so both statements are correct. और अब हम आ गए हैं अपने final question पर. Number 251 from CAPF 2020. Let's move to the post-Mauryan period in the Deccan. Okay. Which of the following statements are correct? Broad micro theme, post-Mauryan dynasties, the Satavahanas. दो statements हैं. 1. The Satavahanas ruled over parts of Western India and the Deccan. 2. The Satavahanas repaired and rebuilt Sudarshana Lake. Okay, Satavahanas, Mauryan Empire के decline के बाद regional powers emerge हुई जैसे Satavahanas in the Deccan. Let's check statement 1. Ruled over parts of Western India and the Deccan. ये geographically correct लग रहा है? It is absolutely correct. उनका empire present day महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और adjoining states के parts को cover करता था. उनकी capital थी प्रतिष्ठाना यानी modern पाइथन. अच्छा. They were a crucial bridge between North and South India. और एक यूनिक फीचर उनका for peripheral knowledge ये था कि उनके रूलर्स often matronymics यूज करते थे. जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी यानी सतकर्णी son of Gautami. Interesting. Now for statement 2. The Satavahanas repaired and rebuilt Sudarshana Lake. Sudarshana Lake, गुजरात में, ये exam favorite है. I have a feeling this is a trap. You are right, it's incorrect. इस लेक की हिस्ट्री बहुत स्पेसिफिक है और याद रखनी चाहिए. चलो एक टाइमलाइन बनाते हैं इसकी. Okay. It was built by a governor of Chandragupta Maurya. ठीक है. मौर्याज ने बनाया. It was repaired by the Shaka ruler Rudradaman I around 150 AD. ये उसकी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में mentioned है. Okay, Rudradaman. And it was repaired again by a governor of the Gupta rulers Skandagupta in the 5th century AD.
The Satavahanas are not associated with its repair. So it's a completely different set of rulers. इसका मतलब statement 1 is correct, but statement 2 is wrong. Yes. For a memory hack, remember the Sudarshana Lake story as an MSG story. MSG. Mauryas built it, Shakas Rudradaman and Guptas Skandagupta repaired it. Satavahanas are not in the MSG group. Brilliant. MSG, mini recap. Statement 1 about their territory is correct. Statement 2 is a factual error as Rudradaman and Skandagupta are linked to the lake's repair. So 1 only is the correct answer. तो दोस्तों, what a session. हमने महाजानापदास की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी देखी, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के पेट्रन्स को एके निमोनिक से याद किया, कौटिल्या के डीवीए सोशल ऑर्डर को समझा. हरप्पन साइट्स को मैप किया, स्क्रिप्ट्स की जर्नी देखी, यस. वैदिक रिचुअल्स के फायर पिट शेप्स को करेक्ट किया और सातवाहनास के रूल को सुदर्शना लेक के मिथ से अलग किया. एक चीज साफ दिख रही है, यूपीएससी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और ट्रैप्स का एक परफेक्ट मिक्स बनाता है. और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं. We saw how Kautilya's Arthashastra prescribed a very detailed, systematic order for a stable state. हाँ, very centralized. On the other hand, the Gana Sanghas of the Mahajanapada era were oligarchies which shared power. सोचो, अगर आज की मॉडल स्टेट्स को चूज करना हो, which model is better for long-term stability and happiness? Kautilya's highly centralized, efficient monarchy or the more decentralized republican Gana Sanghas? That's a deep question. इस पे सोचना जरूर. We'll be back with another deep analysis soon. तब तक, keep learning, keep questioning.